ले हैं। तो आज हम देखेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक देखेंगे और ये आपका क्लास 6 का जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। तो ये जितने भी इस पॉइंट में इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं आपके, तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी जो है आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उसके अलावा भी यूपीएससी भी जो है वो एनसीईआरटी को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उसके द्वारा। तो ये इस मतलब कॉन्सेप्ट में आपका जो चैप्टर है आज सेकंड को शुरू करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो बोल रहा है कि यहाँ एक तुषार नाम का बॉय है, ठीक है। तो ये क्या है कि तुषार की रेल यात्रा की बात की रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये शादी में जा रहा है अपने रिश्तेदार के। तो दिल्ली से ये चेन्नई जा रहा है, ठीक है। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल जाती है, वहाँ पे नज़ारा देखने का मन हो गया। तेज़ गाड़ी से उसने देखा कि बहुत सारे जो है पेड़, खेत खलिहान, पेड़ पौधे तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। जैसे हम लोग सभी देखते हैं जब छोटे रहते हैं तो इस तरह का चीज़ें को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, बट डीपली हम लोग नहीं सोच पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही वही बात किया जा रहा है जो इस बच्चे के दिमाग में आता है, ठीक है। और तभी उसे चाचा जो है उसके कंधे पे हाथ रख के जो हाथ रख कर के कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। तो कितने साल पहले रेल जो है चलना शुरू हुआ, तो 150 साल पहले जो है वो रेल की यात्रा शुरू की गई थी। बस तो इसके लिए दशक बाद आई, ठीक है। और बस रेल के बाद आती है। उसी कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है तुषार जो है सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार की सवारी नहीं थी तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे। तो ये एक बच्चे के मन में क्या दिमाग में ये बात आती थी, क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे बिता दिया करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एक बच्चे के दिमाग में ये सब चीज़ें आती है और इस बच्चे के दिमाग में भी वही सब चीज़ें आई। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका कह रहा है कि आरंभिक मानव आखिर ये इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी शुरुआत का जो मानव था, जो इंसान थे, तो ये घूमते क्यों थे, क्या रीज़न था। तो देखिए जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसमें क्या बात किया जा रहा है कि भोजन को इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम क्या, क्योंकि देखिए भोजन वो जिस तरह से इंतज़ाम करते थे तो उसी नाम से हम उनको जानने लगे हैं। उसी तरह से देखिए आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को क्या करते थे कि शिकार करते थे, क्योंकि वो इतने समझदार तो थे नहीं कि वो खुद से चीज़ों को उगाते और इस तरह से उनके पास कुछ उपाय भी नहीं था। स्टार्टिंग का मानव का बात किया जा रहा है, ठीक है। मछली हो और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने जैसे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। जैसे देखते होंगे कि जो स्टार्टिंग में अभी भी जो आप वहाँ चले जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार चले जाएंगे, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसी तरह की अभी भी एक्टिविटी को वो करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते। ऐसा करने के लिए कई कारण थे, और देखिए आखेटक जो थे कई कारण से करते थे, एक ही कारण नहीं था। एक तो उनका स्थायी घर नहीं था, वो खाने की तलाश में जाते थे। एक जगह अगर उनका खाने की चीज़ें ख़त्म हो गए तो दूसरी जगह चले गए, तो इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। देखिए अगला क्या होता है कि पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक आसपास के पौधे क्या हो जाते कि फल पौधे जानवर खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ता था। देखिए यही बात किया जा रहा है इसमें भी। और देखिए अगला क्या करते थे कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे मान लीजिए कि मवेशी है तो उनके चारा के लिए तो कुछ तो चाहिए, तो इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे, और जो लोग थे वो भी पीछे पीछे चल देते थे।
देखिए अगला जो बात किया जा रहा है तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगला जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि तीसरा कारण यह है कि ये क्या करते थे कि तीसरा कारण क्या था, तो पेड़ पौधे जो थे वो क्या थे आपके लिए फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए ये तलाश में मुफ्त में क्या करते थे कि आपका अन्य इलाकों में चले जाते थे मौसमी फल के लिए भी। और देखिए चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलें झरने नदियों में ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था, कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और बारिश के बाद ही मिल पाता था, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, यानी वो सूख जाया करते थे। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश इधर उधर जाना पड़ता था, पानी के लिए भी जाते थे वो, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिली। तो देखिए पुरातत्व कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे, ठीक है। यानी कि उनको मिला है तो पुरातत्वविदों को, ठीक है। पुरातत्वविद किसको कहते हैं, तो आगे पॉइंट में हम लोग देख लेंगे। देखिएगा, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए थे, और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं क्योंकि पत्थर नष्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, फल फूल तो काटते ही थे, हड्डी मांस के लिए भी पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया कर जाता था। कुछ के लिए, कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ जैसे हम लोग अब हथौड़ी देखते हैं ना, उसी तरह से कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ी से वो जलावन भी बनाते थे, झोपड़ी भी बना लेते थे और औजार भी बना लेते थे। देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख लिया। चलिए यहाँ बात जो किया जा रहा है, देखिए यहाँ जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पत्थरों के औजार का उपयोग बाएँ हैं, यानी ये वाली बाएँ। और देखिए इंसानों के खाने योग्य जड़ों का खोदने के लिए किया जाता था, और दाएँ में जो है जानवरों की छाल, यानी जो छाल थी, जो उनकी जानवरों की जो खाल थी, बने वस्त्रों को सीलने के लिए भी किया जाता, ठीक है। तो ये वो जानवरों के खाल को भी सील करके वो पत्थरों का यूज़ करते थे सीलने के लिए, ठीक है। देखिए रहने की जगह जो निर्धारण करना, देखिए मानचित्र 2 जो है इसमें बताया गया है कि देखिए क्या है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थल पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, और मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित हुए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। पुरास्थल जो जितने भी साइट्स हैं वो नदी के किनारे हैं या फिर झील के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, देखिए लाल वाली क्या बोला गया था कि पुरास्थल है, ठीक है। देखिए लाल वाली जितनी भी है ना, देखिए आपको ऐसे आराम से दिख पाएगा। देखिए ये रेड वाली है ना, देखिए यही है। तो यहाँ पे क्या पूरा आपका पूरा पाषाणिक स्थल जो है रेड वाली है, और नौ पाषाणिक स्थल जो है आपका ब्लू वाली है, ठीक है। तो ब्लू वाली देख लीजिए, ये वाली है, ये और ये, ठीक है। और अगला देखिए, अब महापाषाणिक जिसको बोला जाता है, तो देखिए ये ग्रीन वाली जो है ना, आपको क्लियर दिखेगी, ग्रीन वाली जो है महापाषाणिक है, ठीक है। ग्रीन वाली महापाषाणिक है, ये हो गया ग्रीन वाली, ठीक है। उसी तरह से अगला आपका क्या बोल रहा है कि आरंभिक गांव जो है, देखिए आरंभिक गांव जो है इनाम गांव है, एक ही जगह है आपका आरंभिक गांव, ठीक है। आइए, और आधुनिक नगर जो है स्टार में जो बना हुआ है, देखिए आधुनिक नगर है यहाँ पे जो बना हुआ है ना, देखिए
एक मुंबई वाला रीजन हो गया, एक कोलकाता वाला रीजन हो गया, ठीक है। चलिए ये आगे देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि वो ज़मीन की खुदाई के लिए, उसके अलावा जानवरों का जो खाल वो सिलाई करते थे या फिर जानवरों को मारने के लिए भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक पिक्चर दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में बात की जा रही है, शैल चित्रकला। इनमें से हमें क्या पता चलता है? तो देखिए एक हिरन है और एक इंसान है, और क्या कह रहे, जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो कुछ उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले, सारे पे नहीं मिले हैं। और ये कहाँ है? तो सुंदर उदाहरण है, देखिए मध्य प्रदेश और जो यूपी का दक्षिण वाले गुफा हैं वहाँ पे मिले हैं। और इस तरह से क्या है कि इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि भीम बेटका जो है आपका क्या है कि आधुनिक मध्य प्रदेश हो गया, पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं हो गई। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं क्या थी कि हिमालय घाटी के पास थी। हिमालय नहीं, नर्मदा घाटी के पास थी। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? तो बताइए कि ऐसा क्यों किया था। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको देखना है, देखिए ये देखिए ये सब है, ठीक है। ये क्या है कि भोजन उत्पादक जो हम लोग चैप्टर पढ़े। देखिए अगला देख लीजिए, यहाँ पूरा स्थल होता क्या है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉक्स में दिया रहता है ना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा स्थल जो होता है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ऊपर हो गया, अंदर हो गया, कभी कभी आपका समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। खोज की आग की खोज के लिए देखिए आपकी आगे की खोज की जो बात की जा रही है, कुरनूल गुफा ढूंढो, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कुरनूल की गुफा ढूंढो जो मानचित्र 2 में है। तो चलिए ढूंढ लेते हैं हम लोग मानचित्र 2। आइए मानचित्र जो है ये 2 ही है ना, देखिए देख लेते हैं। हाँ देखिए कुरनूल की गुफा कहाँ है देख लेते हैं हम लोग। आइए यहाँ देखिए साउथ में देख रहे हैं, देखिए जो आपका क्या आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, देखिए मिल गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम। हमने कुरनूल की गुफा भी ढूंढ ली है। और यहाँ क्या आपका देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि यहाँ जो है वो राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और कुरनूल में ही आपका आरंभिक आग जलाने का अवशेष मिला है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जानवर लोग जो हैं वो आग से डरते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? हम भी उसी तरह करते हैं, लेकिन हम जानवरों को तो नहीं मारते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास बहुत सारी मतलब उन्नत चीज़ें अभी आ गई हैं जिससे हम अपने काम को इजी बना सकते हैं, ठीक है। नाम और तिथियाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम लिखे हैं, ठीक है। आरंभिक काल को ये पूरा पाषाण कहते हैं, ठीक है। यह 2 शब्द पूरा यानी क्या होता है? प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर होता है, यानी पूरा मतलब प्राचीन और आपका पाषाण मतलब पत्थर होता है। यहाँ यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, ठीक है, पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से जो है और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी आपका 20 लाख पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के बीच में माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। देखिए 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये क्या आरंभिक हो गया, मध्य हो गया, उत्तर पाषाण काल का युग हो गया, ठीक है।
आइए, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी, ठीक है। यानी जो मानव इतिहास की जितनी भी कहानियाँ हैं इसी दौरान हुई थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, आरंभिक और उत्तर मध्य और उत्तर पाषाण काल के समय में। चलिए देखते हैं हम लोग, अगला बात करते हैं कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसोलिथ। यानी हम लोग देखिए पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं तो हम लोग उसको मेसोलिथ कहते हैं। मेसोलिथ का मतलब क्या होता है, मध्यपाषाण युग होता है। इस समय लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक का पाया जाता है। याद रखिएगा 20 आपका यहाँ क्या था, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12 साल पहले तक की बात की जा रही थी, ठीक है। देखिए पूरा पाषाण में, और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, मध्य पाषाण में 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक की बात की जा रही है। इस काल की पाषाण औजार जो हैं आमतौर पे बहुत छोटे हैं, ठीक है, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। प्राय इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं, और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला, देखिए जो बात किया जा रहा है तो आपका जो है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, ठीक है। अगले जो आपके नवपाषाण युग जिसको बोलते हैं तो 10,000 साल पहले शुरू होती है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ जो मतलब है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में इन्हें अनेक ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्तरों के नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, ठीक है। और क्योंकि इसे ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है, और क्या है कि इस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे, ठीक है। देख लेते हैं आगे। देखिए बदलती जलवायु, तो आप देखें कि मध्य पाषाण से बदलता है, ठीक है। पर्यावरणीय यहाँ लिखा हुआ है ना कि पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है। चलिए यहाँ जो बात किया जाए तो पर्यावरणीय बदलाव में देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए 12,000 साल पहले, और यहाँ क्या वो और गर्मी बढ़ने लगी। इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी गर्मी आने लगी और कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, और बाद में घास वाले मैदान बनने लगे। जानवर कौन कौन से थे, हिरन, बारहसिंगा, आपका भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों का संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है। ये सब मतलब आपके जो है वो जो शाकाहारी जिसको बोलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और साथ ही इस काल में जो मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, ठीक है। तो देख लीजिए फिश भी लोग खाने लगे थे उस समय। देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है खेती या पशुपालन की शुरुआत कब की जाती है, तो देखिए इस दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे क्या अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, और जो वहाँ की महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, वो क्या अनाजों को क्या करते, भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यह भी सीखने लगे थे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते हुए अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए, और इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए, ठीक है, मतलब कृषि करने लगे। देखिए अगला क्या बोला है कि इसी तरह आपके लोगों ने अपने घरों के साथ साथ आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर इन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। कुत्ते का जंगली पूर्वज को ही उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया, और धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे मतलब और जानवरों को क्या घर के नज़दीक को उत्साहित किया, मतलब आकर के वो रहने लगे। और ऐसे जानवर कहाँ रहते थे, झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, और जंगली आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, ठीक है, अन्य जंगली जानवरों से, और इस तरह से पशुपालक बन गए होंगे, ठीक है। देखिए अगला क्या है,
क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया है? तो ये आप कमेंट कीजिए कि ऐसे मैं आपको जवाब दे ही दूँगी। देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है कि घरेलूकरण की प्रक्रिया की बात की जा रही है। यहाँ पे है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। यानी पौधे उगाना और जानवरों को देखभाल करना घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। ठीक है, जो घर वाले जो जानवर थे उनकी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अन्य अपनाए गए पौधों और जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही कारण है कि लोग उन्हें पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार के संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों का क्या करते संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, यानी वो फिर से उगा पाए। अगला देखिए, यहाँ जो बात किया जा रहा है, उन्हीं जानवरों का आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पे अहिंसक होते हैं, जो मतलब हिंसा नहीं करते। अब बाघ को तो नहीं पाल सकते हैं तो इसीलिए जो अहिंसक जानवर थे उनको पाला जाता था। ठीक है, जैसे गाय हो गई, उसके अलावा बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब। देखिए, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बोला जा रहा है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, यानी दांत भी छोटे और सींग भी छोटे होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। ठीक है, देखिए ये तो ज़रूर छोटा है तो ये पालतू का होगा और ये क्या है तो ये जंगली का होगा। ठीक है, आइए इस यह प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया का वजह है। ठीक है, और कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए और जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आए। ठीक है, सबसे पहले कुत्ते और उसके बाद भेड़ बकरी पाले जाने लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अनाज का उपयोग बताया गया, बीज के रूप हैं, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ जो बात किया जा रहा है तो आपका जो है तो यहाँ जो है एक नवीन जीवन शैली की बात की जा रही है। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो। ठीक है, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और इसमें कुछ दिनों महीनों और फिर साल तक लग सकता है। ठीक है, 1 साल भी लग सकता है, जैसे ईख वगैरह होते हैं। तो जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर के फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने के लिए, जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा करने हेतु बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। और इसलिए आप अभी भी देखिए ना कि अगर मान लीजिए कोई किसान है तो वो कभी घर छोड़ के तो नहीं जाता है कि ये फसल हो जाएगा तब हम कहीं और जाएंगे, मतलब काम भी करना चाहते हैं। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि गाय बैल है उनके पास, तो वो गाय बैलों की रक्षा के लिए कुछ समय के लिए अगर वो मान लीजिए उनको कहीं जाना भी पड़ता है तो किसी को बोल के जाते हैं या उनके घर के जो अन्य सदस्य हैं वो देखते हैं। तो सेम आज की तरह ही लाइफ था, लेकिन वो मतलब आज की तरह इतने डेवलप नहीं थे उस समय के। ठीक है, काफ़ी अलग थे वो। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरी बुनी या फिर जीवन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, देखिए
अगला देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जानवर का चलते फिरते खाद्य भंडार की बात की जा रही है कि जानवर बच्चे थे, ठीक है, जानवर बच्चे देते हैं और क्या है कि जिससे कि संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों में हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में जो है पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है, पशुपालन जो है भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है। आइए, भोजन के अतिरिक्त जानवरों को और क्या क्या मिलता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो देख लीजिए आप। आगे देखिए, यहाँ पे आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2 की बात की जा रही है कि पृष्ठ संख्या जो 12 में देखना है, हम लोगों को देख लेंगे। देखिए, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यानी जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है, तो पश्चिम, जो इंडिया का जो पश्चिम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कश्मीर का हो गया, उसी तरह से पूर्वी हो गया, दक्षिण जो एरिया हो गया भारत में पाए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलते हैं। वास्तव में ये क्या है कि निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, उन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से पहले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। यानी पहले वो, मतलब पहले क्या करते हैं कि वहाँ पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का वो क्या करते हैं कि पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि ये जो कृषक और पशुपालक की बस्तियाँ पहले रही थी या नहीं, जाँच करते हैं, ठीक है। और इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। सबसे ज़्यादा अनाज के दानों से ही पता लगाते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक क्या है कि विभिन्न हड्डियों की, जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ जो बात किया जा रहा है तो अस्थायी जीवन की ओर बात किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगा। तो देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और क्या घरों के निशान मिले हैं, जिसे क्या है कि वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम है, और कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहते हैं, ठीक है। यानी गड्ढे के नीचे जो घर होते थे उनको गर्तावास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह का। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्तरों पर आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर, ठीक है, खाना पकाते होंगे, ठीक है। इस तरह से बात किया जा रहा है कि मतलब मौसम के अनुसार वो चेंज करते थे खाना बनाने का जगह। बहुत सारी जगह से पत्थरों के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। पुरापाषाण से भिन्न है इसलिए नवपाषाण माना गया है। इनमें औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैमाने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ठीक है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और तथा वनस्पति के प्राप्त जो अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी क्या है, ओखली और मूसल का प्रयोग जो है वो पीसने के लिए किया जाता है। जैसे गाँव में देखिएगा, ठीक है, चटनी वगैरह के लिए या फिर अनाज चूरा वगैरह के लिए इस तरह का अभी भी लोग कई कई जगह पे करते हैं। बिहार में आप देखिएगा, यूपी में देखिएगा, तो इस तरह के अभी भी वो गाँव के लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारें जो हैं हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ देखिए, ये पत्थर देख रहे हैं यहाँ पे, अभी भी आप देखिएगा कि ये सब देखिए कितने मोटे और नुकीले हैं, ठीक है। देखिए जैसे सिलबट्टा वगैरह होता है ना, उसी तरह से ये भी दिख रहा है। आगे आइए, ये जो है क्या यहाँ बात किया जा रहा है कि क्या तुम कल्पना कर सकती
जानती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो देखिए इस पात्र में चाहे अनाज रखा होगा, जल रखा होगा, ठीक है, या फिर खाना बनाते होंगे। तो इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ जो है नौपाषाण युग की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये नौपाषाण युग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो है कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी उन पर अलंकरण भी मिला है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे, ठीक है। और खाना बनाते थे, पानी भी रखते थे या चीज़ें भी रख देते थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाजों का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसलिए अब कपड़े भी बुनने लगे थे, और साथ साथ अब क्या करने लगे थे वहाँ के लोग, तो कपड़े भी बाद में बुने जाने लगे। तो कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है उगाए जा सकते थे, ठीक है। देखिए क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सारे जगह जो परिवर्तन एक साथ तो नहीं आते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद आए होंगे, आगे पीछे करके। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती, पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह जो है मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपना आजीविका चलाया करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ जो एक साइड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं? देखिए ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए मेहर घर के घर का चित्र है, ठीक है। मेहर घर के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ की मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ ढूंढो, तो मैंने आपको बता दिया, मैप में आपको ऊपर देख लेंगे। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बुलंद दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? मेहरगढ़, ठीक है। कहाँ जाने वाले रास्ते में? तो ईरान जाने वाले रास्ते में। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने पहले क्या किया था, ये सब काम करना सीखा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की क्या है कि हड्डियाँ मिली हैं। इनमें से क्या हिरन है, सूअर है, जैसे जंगली जानवरों, और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या सबसे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो बात किया जा रहा है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी इसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृत्यु के कुछ सामान भी रख देते थे। यानी उस समय के लोग ये समझते थे कि मरने के बाद भी अगर भूख लगेगा तो वो क्या करें, उनको कोई ज़रूरत होगा तो सामान भी रख देते थे उस समय, ठीक है। मेहरगढ़ जो है, देखिए मेहरगढ़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी कई कब्रें मिली हैं, जो एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ऐसा लोग मतलब मानते थे, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं, कल्पना करो कि देखिए दिख रहा है आपको? मेहरगढ़ का ये क्या है, बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है ना, इस तरह से, और ये इंसान का है, ठीक है। यहाँ देखिए कल्पना करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, ठीक है। कल्पना करने की बात कर रहे हैं। पृष्ठ 13 में जो देखो, तुमने मामा गुफा की भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। तुम्हारे मामा जो वो भीतर में चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर क्या है कि उनमें रंग भरोगे। तुम्हारी मामा जो है वो तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे, ये बताना है। कल्पना करने की बात बोल रही है, क्योंकि देखिए ये जो बुक है ना, ये स्पेशली फॉर चाइल्ड के लिए है, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, या जो भी स्टेट पीएससी है, तो आपका सीटेट जो होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं।
ये शब्दावलियाँ हैं, देख रहे हैं, देखिए ये सब है ना। देखिए कुछ पॉइंट रह गए हैं क्या, देख लेते हैं हम लोग इसमें। देखिए यहाँ टाइमलाइन दिया हुआ है, तो बहुत टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और मैं देखिए मैं आज दूसरा वीडियो बना रही हूँ, पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें सुझाव देनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथि की बात की जा रही है, कि आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण मध्य पाषाण जो युग है 12,000 से 10,000 साल पहले की बात की जा रही है। बचने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था, तो लगभग 12,000 पहले हुआ था, साल पहले हुआ था, 12,000 साल पहले हो गया। तो मध्य पाषाण जो है देख लीजिए 12,000 जो उससे लेकर के 10,000 साल पहले बचने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था, तो 12,000 साल पहले हुआ था, ठीक है। नौपाषाण जो है वो कब हुआ था, तो आपका 10,000 साल पहले नौपाषाण। और मेहरगढ़ में बस्ती जो मिली है वो लगभग 8,000 साल पहले मिली है, ठीक है। आरंभ शुरू हुआ था। और मेहरगढ़ कहाँ है, तो ईरान के जाने वाले रास्ते में। चलिए एक जगह हमको खोजना था जो बोला गया था कि आप मेहरगढ़ को खोजिए, आपका जो मैप था ऊपर में, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मेहरगढ़ की बात, देखिए यहाँ जो है यहाँ मेहरगढ़ की बात की जा रही है, जो आपका ईरान जाने वाले रास्ते में मिलता है। बुरजोम जो हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़े थे, उसी तरह से आपका क्या है, कोलडीहवा हो गया, आपका कोलडीहवा हो गया। और ये महागढ़ा है, ठीक है, कोलडीहवा हो गया। उसी तरह से आपका गंगा नदी हो गया, चिरांद हो गया, जो नौपाषाण साइट्स है, ठीक है। और यहाँ देखिए तापी जो है, फिर नर्मदा रिवर है, फिर गोदावरी की बात की जा रही है। फिर इनाम गाँव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। वो देखिए आपका इनाम गाँव कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और आपका जो यहाँ पे देखते हैं, इनाम गाँव महाराष्ट्र में कृष्णा रिवर है। फिर गोदावरी ऊपर में, गोदावरी के नीचे कृष्णा रिवर है। फिर से उसंगी है, उसंगी क्या है, आपका पूरा पाषाणिक साइट है। कुन्नूल जो है वो भी पूरा पाषाणिक साइट है। आपका जो आपका ब्रह्मगिरी है वो महापाषाणिक साइट है। पेयमपल्ली जो है वो आपका क्या है, ये नवपाषाणिक साइट है। हल्लूर जो है वो आपका नवपाषाणिक साइट है, ठीक है। और आदि चन्नलूर जो है वो आपका महापाषाणिक साइट है। तो ये सब मैंने आपको करा दिया है। तो इस तरह से आज आपका चैप्टर जो है, ये सेकेंड चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।